डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान फ्रांसीसी सेनापति, सम्राट, जननायक था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास में ही नहीं विश्व इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया। उसके अंदर अदम्य साहस था, असंभव उसके डिक्शनरी में नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में अजैक्सिको में हुआ था। कोर्सिका द्वीप अजैक्सिको को मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। डियर स्टूडेंट, कोर्सिका द्वीप जो है फ्रांसीसी क्षेत्र में के अंतर्गत आता था, जैसा कि मानचित्र में दिखाई दे रहा है। कोर्सिका द्वीप रेड कलर में है, तो फ्रांसीसी क्षेत्र का एक द्वीप है। तो कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में एक फ्रांसीसी द्वीप था जो फ्रांस के मुख्य भूमि के दक्षिणी क्षेत्र में है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस के राजा के दरबार में कोर्सिका द्वीप के प्रतिनिधि थे। नेपोलियन का जन्म संपन्न परिवार में हुआ था। इनका बचपन काफ़ी सुखद था, इन्हें अच्छी शिक्षा मिली। परिवार वालों ने इनके योद्धा प्रवृत्ति को देखते हुए इन्हें सेना में भर्ती करा दिया। नेपोलियन कहता था कि दुनिया में दो ही सबसे ताकतवर चीज़ें हैं, आत्मा और तलवार। अंत में आत्मा और तलवार के मध्य जीत हमेशा आत्मा की होती है। 10 नवंबर 1799 ईस्वी को डायरेक्टरी को भंग कर उसने शासन की सत्ता अपने हाथों में ले ली। डायरेक्टरी से तात्पर्यों का एक संचालक मंडल था। नेपोलियन अपने अदम्य शौर्य शक्ति के बल पर 1805 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर, 1806 ईस्वी में प्रशा पर, 1807 ईस्वी में रूस को पराजित कर यूरोप का भाग्य विधाता बन गया। 18 जून 1815 के दिन ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन पर हमला कर दिया। चूँकि ये देश जो है अगर बारी बारी से हमला करते तो शायद नेपोलियन को ना पराजित कर पाते, क्योंकि नेपोलियन एक शक्तिशाली सम्राट था। उसको पराजित करना इतना आसान नहीं था। तो इस तरह से इन शक्तियों ने मिलकर उस पर हमला किया जिससे उससे शक्ति को कमज़ोर किया जा सके। इस युद्ध को वाटरलू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये इतिहास में वाटरलू का युद्ध इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह वाटरलू शहर में लड़ा गया था। वाटरलू युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। 6 साल तक वहां पर रहते हुए 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। डियर स्टूडेंट, नेपोलियन संहिता के संदर्भ में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नेपोलियन संहिता क्या है, नेपोलियन विधि संहिता क्या है, या नेपोलियन कानून विधि के विषय में क्या जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज नेपोलियन संहिता 1804 के संदर्भ में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नेपोलियन संहिता जो निर्मित हुआ था, जो बनाया गया था 1804 ईस्वी में बनाया गया था। तो नेपोलियन ने 4 विधि विशेषज्ञ, कानून के ज्ञाता जो लोग थे, उनकी एक समिति बनाकर फ्रांस के कानूनों को संकलित करने का प्रयास किया, लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, जिससे जो है प्रशासनिक व्यवस्था सही रूप में संचालित की जा सके। 1804 ईस्वी में बनी इस विधि संहिता को नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार के नियम थे। फर्स्ट, नागरिक संहिता सिविल कोड। सेकंड, नागरिक प्रक्रिया संहिता। थर्ड, दंड विधान। फोर्थ, अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता। और फिफ्थ, व्यवसाय संबंधी कानून। तो इस तरह से नेपोलियन ने कानून संहिता के माध्यम से कानून को लिखित रूप प्रदान किया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सही रूप में संचालित की जा सके। उसको लिपिबद्ध करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि अगर लिखित रूप में कोई कानून रहेगा तो प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों को, अपने जिम्मेदारियों को सही रूप में संचालित कर पाएंगे। नेपोलियन ने जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इस संहिता के माध्यम से उसने अनेक परिवर्तन किए। नौकरियों में उसने अपने विचार रखे और लिखित रूप में भी उसने उल्लेख किया कि नौकरियां उन्हीं लोगों को मिले जो सर्वाधिक योग्य हों। यानी उसने योग्यता को वरीयता दिया कि इस तरह से योग्य व्यक्ति ही प्रशासन के क्षेत्र में आएँ, सैनिक के क्षेत्र में आएँ,
भाई भतीजावाद को समाप्त किया कि ऐसे व्यक्ति प्रशासन में न आए जो योग्य नहीं हैं, लेकिन भाई भतीजा के आधार पर वे आ जाते हैं। तो इस तरह से उसने रोक लगाने का प्रयास किया। उसने उस टाइम में जो कानून थे, पुरातन कानून जो थे, उसमें अनेक असंगतियां थीं। उन असंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। नेपोलियन की विधि संहिता विश्व इतिहास में ख्यातिलब्ध है और इस सिद्धांत के माध्यम से उसने अनेक सुधार किए। डियर स्टूडेंट, नेपोलियन ने विधि संहिता के पश्चात अनेक सुधार किए, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा और आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में सुधार थे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सामाजिक सुधार के संदर्भ में। नेपोलियन सामाजिक सुधार के संदर्भ में अनेक परिवर्तन किया। उसने तलाक पद्धति को कठिन बनाया। जो विवाह को उसने एक समाज का एक मुख्य आधार मानता था, तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उसने तलाक व्यवस्था को कठोर बना दिया। समाज में परिवार के मुखिया की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट स्थिति में जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। सेकंड लेवल पे धार्मिक सुधार किया। धार्मिक सुधार के अंतर्गत उसने पादरियों को यह संकल्प दिलवाया कि वे राजभक्ति के रूप में कार्य करेंगे। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी जो रहेगी एक नैतिकतापूर्ण रहेगी। चर्च में जो भी पादरी होगा वो अपने नैतिक कर्तव्यों के आधार पर कार्य करेगा। पादरियों की जो संपत्ति थी वो राष्ट्र के नाम संपादित कर दिया कि वो संपत्ति राष्ट्र के लिए होगी। नेक्स्ट स्थिति में उसने जो परिवर्तन किया वो शिक्षा लेवल पे किया। शिक्षा संबंधी सुधार किया। उसने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के स्तरों को संगठित किया। नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसने लैटिन, फ्रेंच, विज्ञान, गणित की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में प्रदान करने की व्यवस्था की। आर्थिक लेवल पे भी उसने अनेक सुधार किए। जैसे कृषि के क्षेत्र में उसने सिंचाई की व्यवस्था की, उर्वर भूमि की व्यवस्था की, किस तरह से रेगिस्तानी क्षेत्रों को उपजाऊ बनाया जाए। प्रशासन के क्षेत्र में उसने अनेक सुधार किए। शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण किया। तो इस तरह से नेपोलियन ने अनेक सुधार किए जो विश्व इतिहास में ख्यातिलब्ध है। डियर स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण वो पतन का कारण बनती हैं। फ्यूचर में उसके आने वाले टाइम में वो पराजय का मुंह देखता है। इसी कड़ी में नेपोलियन भी था। उसके अंदर अदम्य साहस था, बहुत ही शक्तिशाली था। नीतियां भी उसकी बहुत ही तार्किक थी, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें व्यक्ति को ऐसी होती हैं जो उसे पराजय का मुंह दिखाती हैं। तो इस तरह से नेपोलियन के पतन के कारणों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो सब फर्स्ट स्टेप में है असीम महत्वाकांक्षा। नेपोलियन असीम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कहते हैं किसी व्यक्ति के अंदर जब असीम महत्वाकांक्षा हो जाती है तो वो भी उसके पतन का कारण बनती है। नेपोलियन शक्तिशाली था, अदम्य साहस था। अपने शक्ति के बल पर वे आसपास के दूर देशों के क्षेत्रों को अधिग्रहित करना शुरू किया और उसे सफलता भी मिली। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि वो असीम महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। और इस तरह से जैसे जैसे वो युद्ध में सफलता पाता गया, अगले क्षेत्रों को अधिग्रहित करता गया। लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था में अनेक समस्याएं आई और उसकी असीम महत्वाकांक्षा के कारण ही वो सभी क्षेत्रों को ना वहाँ शांति प्रदान कर सका, ना वहाँ सुरक्षा प्रदान कर सका। और आने वाले समय में जैसे ही वह उसकी स्थिति कमज़ोर हुई, वहाँ के क्षेत्रों में अशांति फैल गई। सेकंड स्टेप में है नेपोलियन की व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना। नेपोलियन की संपूर्ण व्यवस्था सैन्यवाद पर आधारित होती है। सैन्यवाद की व्यवस्था जो होती है केवल युद्ध में काम आती है, यानी युद्ध के समय सैनिकों का योगदान तो होता है, लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक क्षेत्रों में सैनिकों का योगदान नहीं होता। वहाँ पे शासक की खुद की प्रतिभा होती है और राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक निपुणता ही उसे सहयोग देती है, जनता का साथ उसे सहयोग देती है। किंतु नेपोलियन ने हर जगह पे सैन्यवाद व्यवस्था पर आधारित शासन किया। इसलिए ऐसी स्थितियों में जब जनता का सहयोग उसे नहीं मिल सका तो वह सफलता का मुंह नहीं देख सका और लास्ट में उसका पतन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था। डियर स्टूडेंट, दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था में कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा।
प्रारंभ में उसके सेना में फ्रांसीसी सैनिक थे जो उसके प्रति देशभक्ति की भावना रखते थे, उसके प्रति समर्पण की भावना रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वह साम्राज्य विस्तार करता गया, उसकी सेना में फ्रांस के सेना के साथ साथ इटालियन, जर्मनी, अन्य क्षेत्रों के सैनिक भर्ती हो गए। अब समस्या यहाँ पे क्या आ गई कि जो फ्रांसीसी सैनिक थे उनके प्रति राष्ट्रीयता की भावना तो थी, देशभक्ति की भावना तो थी, समर्पण की भावना तो थी, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों के जो सैनिक थे वे नेपोलियन के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखते थे, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखते थे, देशभक्ति की भावना नहीं रखते थे। और इस तरह से इस समस्या के कारण नेपोलियन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में है नौसेना की दुर्बलता। कोई भी शासक तभी सफल होता है जब उसका बेड़ा मजबूत हो। स्थलीय क्षेत्र में तो वो अपने थली सैनिकों से तो युद्ध लड़ सकता है, अन्य क्षेत्रों के सैनिकों से, लेकिन अगर उसकी नौसेना कमज़ोर होगी, दुर्बल होगी, तो फिर वो सभी क्षेत्रों में सफलता का मुंह नहीं देख सकता। इसी कड़ी में नेपोलियन की नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी और इसी का कारण था कि वो इंग्लैंड से पराजित हुआ। इंग्लैंड में सफलता उसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसकी नौसेना जो थी वो कमज़ोर थी। नेक्स्ट स्टेप में है विजित प्रदेशों में देशभक्ति की भावना का अभाव। फ्रांसीसी सैनिक फ्रांसीसी क्षेत्र पर जब शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, वहाँ के लोगों को अपने नियंत्रण में रखते थे, तो वे लोग उनके प्रति देशभक्ति की भावना रखते थे। लेकिन जो अन्य क्षेत्र थे, अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर जर्मनी हुआ, इटली हुआ, अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे इसका वर्चस्व काबिज हुआ, उन क्षेत्रों के लोग इसके प्रति समर्पित नहीं थे, इसके प्रति देशभक्ति की भावना नहीं रखते थे, जिसके कारण नेपोलियन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में चर्चा किए। किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट अपनी शक्ति के बल पर, अपने अदम्य साहस के बल पर कोई भी असंभव कार्य को संभव बनाया। विश्व इतिहास में उसने अपना अद्वितीय स्थान बनाया। नेपोलियन के संदर्भ में बोर्ड एग्जाम में अनेक प्रश्न आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से सुधार किए, उसने कानून संहिता कब स्थापित की, कानून संहिता के अंतर्गत कौन कौन से विधि थे, इस तरह से अनेक क्वेश्चन आते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में उसने क्या सुधार किए, सैनिक क्षेत्र में उसने क्या बदलाव लाए, शिक्षा के क्षेत्र में उसने क्या व्यवस्था की। तो इस तरह से विविध प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो इस चर्चा के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान किया गया। इसको कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।